ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जो डीमंस के हाथों मारा जाता है, लेकिन ईश्वर उसे एक और मौका देते हैं। वो फिर से पैदा होता है एक एस रैंक मॉन्स्टर बेहमत बनकर, लेकिन वो एक मामूली बिल्ली की तरह लग रहा है, जिस वजह से एक बहुत ही प्यारी एल्फ लड़की उसे अपना पेट बना लेती है। तो अब भाई के साथ आगे क्या क्या होने वाला है, चलो जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक डंजन का सीन दिखाया जाता है और यहीं हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं। वो सोच रहा था कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ। जितना मुझे याद है, मुझे तो एक डीमन ने मार दिया था और मरने के बाद मेरी आत्मा आफ्टर लाइफ में गई। ओह, शायद यही रीइंकार्नेशन है, लेकिन आखिर मैं हूँ क्या। वो अपना स्टेटस देखता है। वो एक एस रैंक बेहेमत है और उसकी रैंक एस है, जैसा कि हम इस चार्ट में देख ही सकते हैं। एक एस रैंक बेहेमत, एक इतना खतरनाक मॉन्स्टर जो बहुत ही आसानी से पूरी आर्मी को खत्म कर सकता है। तो मैं एक बेहेमत बनकर फिर से पैदा हुआ हूँ और शायद ऐसा होना भी लाजमी था, क्योंकि मैं एक ऐसा नाइट था जिसने इंसानियत को बचाने की कसम खाई थी। लेकिन इसके बाद जब वो पानी में अपनी शक्ल देखता है, तब वो बिल्कुल किसी बिल्ली की तरह लग रहा था और यही देख वो बहुत जोर से चिल्लाता है। और फिर अगले दिन की सुबह होती है। हम एक एल्फ लड़की को देखते हैं और इसका नाम आर्या है और इसके तो बहुत ही बड़े हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्या अपने कपड़े बदलती है और कपड़े बदलने के बाद अपने हथियार उठाकर वो अपने घर से रवाना होती है डंजन जाने के लिए। दूसरी ओर हमारा हीरो ये सोच ही रहा था कि उसके साथ ये क्या हो गया। तभी उसके सामने एक ई रैंक का स्लाइम आ जाता है जो उसे खाना चाहता था। जिसके बाद हमारा हीरो अपनी स्किल्स चेक करता है और इसके बाद वो उस स्लाइम के ऊपर रॉक हॉलिंग से अटैक करता है, जिससे एक पत्थर निकलकर उस स्लाइम के कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अब हमारे हीरो को भूख लगाई है, इसलिए वो इस स्लाइम को खाकर देखता है और इसका स्वाद उसे बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद उसे ये भी पता चलता है कि वो जिस भी मॉन्स्टर को खाएगा उसकी स्किल्स भी उसे मिल जाएंगी और उसे ये भी पता चलता है कि उसके पास स्टोरेज है। हम देखते हैं कि वो इस बचे हुए स्लाइम को अपनी स्टोरेज में रख लेता है और सोचता है कि उसके पास तो काफी काम की स्किल्स हैं। जिसके बाद हम आर्या को देखते हैं जो एक नाव के जरिए किसी नदी को पार करते हुए एक स्टेडियम टाइप जगह पर पहुंचती है और जब अंदर जाने से वहां के गार्ड्स उसे रोकते हैं, तब वो यहाँ अपना एक बैज दिखाती है, जिसके बाद वो उसे अंदर जाने देते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमारा हीरो बहुत ही आसानी से बी रैंक के एक वेवर्न को मार देता है और इसके बाद उसे खाता है, जिससे अब वेवर्न की स्किल्स भी उसे मिल जाती हैं। और इसके बाद उसके सामने आता है एक माइनोटॉर और वो उसे भी एक ही हमले में मार देता है। जिसके बाद वो एक बी रैंक के गोलेम को भी मारता है और फिर एक सी रैंक के पॉइजन सर्पेंट को। दूसरी ओर हम देखते हैं कि आर्या इसी डंजन के अंदर आ रही थी। वो यहाँ एक जगह पर एक क्रिस्टल रखती है और उस क्रिस्टल के वहां रखने से उस डंजन में कुछ मशालें जलने लगती हैं। दूसरी ओर आगे बढ़ते हुए हमारे हीरो को एक ट्रेजर चेस्ट मिलता है जो उसे उसकी पिछली जिंदगी में कभी नहीं मिला और इसमें उसे एक क्रिस्टल मिलता है जो कि बहुत ही चमक रहा था, लेकिन असल में ये एक चाल होता है। ये क्रिस्टल उसे एक दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर देता है और इस जगह पर आकर ही हमारे हीरो को लगने लगता है कि उसके साथ अब कुछ गलत होने वाला है। और तभी अचानक उसके नीचे की जमीन हिलती है और उसके सामने आता है एक एस रैंक का अर्थ ड्रैगन और वो हमारे हीरो से कहता है, तुमने मेरी नींद खराब की है तुच्छ प्राणी, अब तुम्हें मरना होगा। तभी हमारा हीरो उस पर रॉक अटैक करता है, लेकिन उस ड्रैगन की बॉडी बहुत मजबूत थी, जिस वजह से हमारे हीरो का हमला डिफ्लेक्ट हो जाता है और वो सीधा छत में घलता है और उसकी वजह से वहां एक रास्ता बन जाता है। जिसके बाद वो ड्रैगन अपने पंजों से हमला करता है, इसीलिए हमारा हीरो अपनी आयरन बॉडी का यूज करता है, लेकिन उस ड्रैगन के हमले से उसकी ये आयरन शील्ड टूटने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो घायल हो चुका है। वो ड्रैगन कहता है, ओह, मेरे हमले के बाद भी तुम जिंदा हो, लेकिन अभी भी बहुत कमजोर हो। और इसके बाद वो ड्रैगन हमारे हीरो को कुचल देता है, लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं कि उस ड्रैगन को एक चोट आ जाती है और ये किया है हमारे हीरो ने अपनी इस भाले जैसे पूंछ के हमले से। और क्योंकि हमारा हीरो उस मॉन्स्टर के हमलों का यूज कर सकता है जिसे वो खाता है, इसीलिए एक वीवर्न की तरह ही उसके पंख आ गए हैं। वो अर्थ ड्रैगन कहता है, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। और वहीं हमारा हीरो यहाँ से उड़ जाता है। दूसरी ओर हम आर्या को देखते हैं जो डंजन में अंदर की ओर आ रही थी और वो यहाँ अपनी तलवारें निकाल लेती है मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए। और हमें पता चलता है कि जब आर्या छोटी थी तब एक एल्फ वॉरियर ने
डीमन से उसकी जान बचाई थी और आर्या उसी से इंस्पायर हुई थी एक एडवेंचरर बनने के लिए। दूसरी ओर हम हमारे हीरो को देखते हैं जिसका काफी खून बह रहा है और वो बहुत कमजोर पड़ चुका है, जिस वजह से वो यहीं गिर पड़ता है। वो देखता है कि उसकी ओर एक साया आ रहा है। वो ये कहकर बेहोश हो जाता है, तो अच्छा अब मैं फिर से मरने वाला हूँ। लेकिन वो साया आर्या का था जो हमारे हीरो को देख तुरंत उसके पास जाती है। अगले सीन में जब हमारे हीरो की आंखें खुलती हैं तब उसकी पूरी बॉडी पर पट्टियां बंधी हुई थी और हमें पता चलता है कि वो आर्या के घर पर होता है और आर्या उसके लिए सूप लेकर आती है। उसे देख हमारा हीरो सोचता है कि ये कौन है भाई, कोई परी है क्या? और आर्या को ऐसा लग रहा है कि हमारा हीरो एक बिल्ली है, ना कि कोई मॉन्स्टर। जिसके बाद वो फिर से हमारे हीरो की मरहम पट्टी करती है और इसके बाद हमारे हीरो के सामने ही अपने कपड़े बदलती है। फिर हमारा हीरो दूध पीता है और फिर जन्नत पर सोता है भाई। और ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और फिर एक दिन आर्या काम के लिए घर से बाहर जाती है और यहाँ हमारा हीरो सोचता है उस लड़की ने मेरी जान बचाई और मुझे अपने घर पर लाकर मुझे खाना दिया और मेरा ख्याल रखा, इसीलिए अब से वो मेरी मास्टर है और मैं जब तक जिंदा रहूंगा उसकी हिफाजत करूंगा। और इसके बाद वो आर्या को ढूंढने के लिए चला जाता है। हम देखते हैं कि आर्या एक नाव में बैठी है। जैसे ही उसकी नाव निकलती है हमारा हीरो छलांग मारकर उस नाव पर आ जाता है और फिर वहीं छिप जाता है। जिसके बाद आर्या वहीं डंजन में पहुंचती है और उस टाइम पर भी हमारा हीरो उसका पीछा कर रहा था, लेकिन छुप छुप कर उसे आर्या की बहुत चिंता हो रही थी। अरे यार वो एक लड़की है, उसे अपना ख्याल रखना होगा वरना कोई अनहोनी ना हो जाए। हम देखते हैं कि आर्या के सामने अब कुछ गॉब्लिन्स आ चुके हैं। हम देखते हैं कि आर्या तेजी से उनकी ओर दौड़कर उन गॉब्लिन्स को मार देती है और सबूत के तौर पर उनके कान काट कर रख लेती है। हमारा हीरो देखता है कि अरे ये तो बहुत ही तेज है, लेकिन तभी उसके सामने एक और गॉब्लिन आ जाता है जिसे देख वो कहती है मेरा काम तो यहाँ पर पूरा हो चुका है लेकिन मैं यहाँ पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन ये कोई मामूली गॉब्लिन नहीं बल्कि एक डी रैंक मेज गॉब्लिन होता है और वो आर्या के ऊपर एक फायर अटैक करता है और वो हमला बस आर्या में लगने ही वाला था कि तभी तेजी से हमारा हीरो आकर आर्या को बचा लेता है और इसके बाद वो उस गॉब्लिन की ओर जाकर उस पर अपने पंजों से हमला करता है क्योंकि वो आर्या के सामने अपनी असली आइडेंटिटी को शो नहीं कर सकता। और वहीं हमारे हीरो के हमले से वो गॉब्लिन वहीं नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर आर्या कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो किटी? अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्या वापस से घर जा रही है और वो हमारे हीरो को कुछ इस प्रकार जन्नत में बैठाए हुए हैं और आर्या यहाँ कहती है मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। जिसके बाद हमें एडवेंचरर्स गिल्ड का सीन दिखाया जाता है और यहीं आर्या आती है और वो अभी भी हमारे हीरो को अपनी चेस्ट पर बैठाए हुए थी। तभी उसके सामने एक आदमी आकर कहता है मिस आर्या आप हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हैं। वैसे आपने मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचा? तो कब कर रही हैं आप मेरी पार्टी को ज्वाइन? और आप समझने की कोशिश कीजिए ना, मैं वहां पर आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। और फिर वो जैसे ही आर्या को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है हमारा हीरो उसके हाथ को काट लेता है जिससे ये घबराकर उससे अपना हाथ छुड़ाने लगता है। जिसके बाद हमारा हीरो अपने पंजे निकालकर इसके मुंह को नोच देता है और फिर से अपने हक की जगह पर आकर बैठ जाता है। लेकिन इस बात से ये कैसमैन नाम का आदमी गुस्सा होकर अपनी तलवार निकाल लेता है। लेकिन तभी एक हट्टा कट्टा बंदा आकर उसकी तलवार को पकड़ लेता है और ये है गिल्ड रिसेप्शनिस्ट, एक फॉर्मर बी रैंक एडवेंचरर और इसका नाम आर्नोल्ड है। कैसमैन कहीं तुम यहाँ लड़ने के बारे में तो नहीं सोच रहे? कैसमैन आर्नोल्ड से डर जाता है और कहता है कि बिल्कुल भी नहीं और फिर वो वहां से तेजी से भाग जाता है। और इसके बाद आर्नोल्ड आर्या से कहता है अगर उसने कभी तुम्हें और परेशान किया ना तो मुझे बताना। वैसे ये कौन है, तुम्हारा नया दोस्त? आर्या कहती है हाँ, इसने अब तक मुझे 2 बार बचाया है। मैं इसका नाम रखती हूँ तामा और अब से ऑफिशियली ये मेरा पेट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्नोल्ड आर्या का क्वेस्ट चेक करता है जो उसने कंप्लीट कर लिया है 4 गॉब्लिन्स को मारकर। जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्या तामा के साथ खेलने लगती है, लेकिन धीरे धीरे आर्या की उंगली गलत जगह जा रही है जिससे हमारा हीरो बहुत डर जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि तामा खुद ही अपने आप को साफ करने लगता है। लेकिन यहाँ पर आर्या ने काफी शराब पी ली है। वो कहती है तुम कितने बुरे हो तामा जो तुम्हें साफ नहीं करने दे रहे। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं नहलाऊंगी। ये बात सुन तामा हक्का बक्का हो जाता है।
जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्या तामा को लेकर नहाने के लिए जाने लगती है और इसके बाद आर्या तामा के सामने ही अपने कपड़े भी उतारती है और इसके बाद तामा की नजरों के सामने जन्नत थी। लेकिन यूट्यूब महाशय की वजह से मैं तुम्हें ये सब नहीं दिखा सकता दोस्तों। लेकिन यहाँ आर्या कहती है, तामा मैं ताकतवर बनना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं छोटी थी तब हमारे गांव में डीमंस ने हमला कर दिया था। तब हमारी मदद करने के लिए स्वॉर्ड सेंट आई और उसने डीमंस से मुझे बचाया। जिसके बाद आर्या ने ठान लिया कि वो भी स्वॉर्ड सेंट की तरह बनेगी। तामा ने भी उसके बारे में सुना था, एलिशा द स्वॉर्ड सेंट, जिसने अकेले ही एक एल्फ्स के गांव को बचाया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि तामा आर्या को चाटने लगता है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि जब आर्या बाजार में आती है तब वहां पर हर कोई उसे गुड मॉर्निंग कह रहा था। आर्या यहाँ सभी की फेवरेट है। जिसके बाद आर्या गिल्ड में आती है। तभी आर्नोल्ड उससे कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी से चली जाओ। लेकिन अगले ही पल में आर्या के सामने कैसमैन आ जाता है और वो यहाँ पर एक फरमान लेकर आया है कि जिस बुरी बिल्ली ने उसे इंजर्ड किया था अब उसे मरना होगा। जो बात सुन आर्या बहुत दुखी हो जाती है और कैसमैन से कहती है, प्लीज इस पर रहम कीजिए। कैसमैन कहता है, ये करते हुए मुझे भी बहुत बुरा लगेगा, लेकिन ये बारोन के आदेश हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्यों ना हम एक मुकाबला करें। अगर तुम जीती तो ये बिल्ला तुम्हारे पास ही रहेगा, लेकिन अगर मैं जीता तब तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। जो बात सुन आर्नोल्ड और वहां मौजूद बाकी के लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। लेकिन तामा की जान बचाने के लिए आर्या कैसमैन की बात मान लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक मैदान में इनका मुकाबला होगा, सी रैंक एडवेंचरर कैसमैन और डी रैंक एडवेंचरर आर्या के बीच। कैसमैन कहता है, मेरी रैंक मिस आर्या से ऊंची है, अगर मैं यहाँ जीता तो शायद तुम लोग मेरी जीत ना मानो, इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी यहाँ पर आर्या की मदद के लिए आ सकता है। लेकिन कोई भी आगे नहीं आता। लेकिन तभी तामा सामने आ जाता है। जो देख ये सब समझ जाते हैं कि आर्या का साथ देने के लिए तामा आया है। आर्नोल्ड कहता है, आर्या तामा अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करना चाहता है। कैसमैन कहता है, ये मामूली सा बिल्ला मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। लेकिन तामा कहता है, तुमने मेरे मास्टर को जितनी परेशानी दी है अब तुम उसकी कीमत चुकाओगे कैसमैन। और इसके बाद इन दोनों के बीच का मैच शुरू होता है। तामा सीधे कैसमैन पर हमला करने के लिए दौड़ता है। सो कैसमैन अपनी तलवार से उस पर हमला करता है, लेकिन उसके हमले से तामा आसानी से बच जाता है। लेकिन वो यहाँ सोचता है कि इस कमीने को अपनी असली ताकतों के बिना हराना मेरे लिए लगभग नामुमकिन है। तभी आर्या कैसमैन पर हमला करने के लिए आती है, लेकिन उसके हमले से कैसमैन बच जाता है और उसके पेट में एक लात मारता है। तामा देखता है कि आर्या वहां पेट में जख्मी हो गई है। जिसके बाद आर्या कैसमैन की ओर कुछ कुनाई फेंकती है, लेकिन अपने चोगे से ही कैसमैन उन्हें रोक लेता है और इसके बाद आर्या पर हमला करने के लिए जाता है और उस पर अपनी तलवार से वार करने लगता है। आर्या उसके हमलों को रोक रही थी। यहाँ तामा सोच रहा था कि काश मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल कर पाता, एक ही हमला इसे हरा देता। लेकिन कैसमैन के लगातार हमलों से आर्या की तलवारें उसके हाथ से छूट जाती हैं। कैसमैन को यकीन हो चुका था कि अब वो जीतने वाला है और आर्या उसकी बीवी बनने वाली है। सभी लोग भी यहाँ पर बहुत हैरान थे। कैसमैन कहता है, तो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो ना मिस आर्या, मेरा मतलब माय वाइफ। यहाँ तामा सोचता है, अरे नहीं, और मैं क्या करूं, अगर मैंने कुछ किया तो सबको मेरी असलियत का पता चल जाएगा। तभी कैसमैन कहता है, तो आप अपनी हार मानती है ना लेडी आर्या। वो यहाँ आर्या पर अपना आखिरी हमला करने वाला था, लेकिन तभी तामा आकर अपनी आयरन बॉडी का यूज करता है, जिससे कैसमैन की तलवार टूट जाती है। और इसके बाद तामा कैसमैन की ओर दहाड़ता है और उसकी दहाड़ से कैसमैन हवा में उड़ जाता है और वो पेड़ पर लटक जाता है। और फिर उसकी ही तलवार उसकी ओर उड़ती हुई आती है और उसके मेन पार्ट में घुस जाती है। लेकिन दूसरी ओर लोग बहुत हैरान थे कि आखिर एक बिल्ली ने कैसमैन को कैसे हरा दिया। आर्या, आर्नोल्ड ये हैरान थे। तामा सोच रहा था, अब सबको पता चल जाएगा कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, बेहमत, और शायद फिर ये लोग मुझे मार देंगे। लेकिन मैं जरा भी नहीं पछताने वाला, क्योंकि मैंने अपने मास्टर की हिफाजत की। आखिर मैं एक नाइट हूँ। तभी आर्नोल्ड और आर्या तामा के करीब आते हैं। तामा सोचता है, अब सब खत्म। तभी आर्नोल्ड कहता है, ये एक बिल्ली है और एलिमेंटल पावर का यूज कर सकता है, इसका मतलब ये एक एलिमेंटल कैट है। आर्या भी उसकी इस बात से सहमत होती है। सभी लोग भी ये बात मान लेते हैं कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि एक एलिमेंटल बिल्ला है। और इस मैच की विजेता है आर्या। जिसके अगले दिन प्यारी सी सुबह के साथ तामा अपनी आंखें खोलता है। जन्नत में सो रहा है ये
वो यहाँ कहता है मैं एक बेहमत, एक एस रैंक मॉन्स्टर, लेकिन बाकी सब मुझे एक बिल्ली समझ रहे हैं और अब मैं एक एल्फ लड़की का पेट बना हुआ हूँ। पता नहीं आगे मेरे साथ क्या होगा। वैसे ये एपिसोड 1 यहीं एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुबह होते ही तामा अपनी आंखें खोलता है और आर्या उसे गुड मॉर्निंग कहती है। तामा भी अपने तरीके से गुड मॉर्निंग कहता है और इसके बाद वो आर्या के कान को चाट कर उसे अपना और भी प्यार जताता है, लेकिन इससे आर्या के अंदर वो असली वाला प्यार जाग जाता है और इसके बाद वो तामा से कहती है कि जरा मेरे साथ और करो ना। तामा बेचारा घबरा जाता है कि उसके मास्टर को ये क्या हो गया। अगले सीन में हमें एक ब्लैक स्मिथ का घर दिखाया जाता है और आर्या यहीं आई है। आर्या के आते ही ये ब्लैक स्मिथ बाहर आती है। इसका नाम वल्कन है, एक सी रैंक एडवेंचरर और ब्लैक स्मिथ। वल्कन आते ही कहती है ओह तो यही है तुम्हारा नया दोस्त। वो बताती है कि हाँ ये तामा है, मेरा बेबी एलिमेंटल कैट। वल्कन पूछती है क्या मैं भी इसे छू सकती हूँ, जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्या तामा को वल्कन की छाती पर बैठा देती है। तामा वहीं पर लौटने लगता है और आर्या कहती है कि ये कितना प्यारा है ना। जिसके बाद वल्कन पूछती है तुमने जो हथियार मुझे बनाने के लिए कहा था मैं उस पर अभी भी काम कर रही हूँ, लेकिन आज यहाँ पर आर्या तामा के लिए एक आर्मर बनवाने के लिए आई है। वल्कन कहती है कि इसमें तो बहुत मजा आएगा। जिसके बाद वो तामा का नाप लेती है और सभी डिटेल्स को एक कागज पर लिखने लगती है और यहाँ आर्या पूछती है तामा क्या तुम मेरे साथ एडवेंचरिंग करना चाहोगे। तामा कहता है हाँ बिल्कुल, मतलब वो अपने मन में कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वल्कन बहुत मेहनत करके सभी इक्विपमेंट बना लेती है। जिसके बाद हम तामा को उसी आर्मर में देखते हैं जिसमें वो बहुत ही प्यारा लग रहा था और ये आर्मर बनाने में वल्कन को इतना मजा आ रहा था कि उसने ये एक रात में ही बना डाला। लेकिन वल्कन को असली दिक्कत इन तलवारों में आ रही है। ये बहुत कमजोर हैं और आसानी से टूट सकती हैं। आर्या भी इन तलवारों का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाती। तभी वल्कन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम एक पार्टी फॉर्म करें, जिससे जब मैं तुम्हें लड़ते हुए देखूंगी तो मुझे आइडिया आएगा कि तुम किस तरह अपनी तलवारों को चलाती हो। डंजन में आने पर हम देखते हैं कि वल्कन अपने हथौड़े से गॉब्लिन्स को दूर फेंकती जा रही थी और इसके बाद वो दूसरे गॉब्लिन को अपने हथौड़े से जमीन में धंसा देती है। जो देख तामा सोचता है कि अरे ये तो बहुत ताकतवर है। लेकिन तभी एक गॉब्लिन मेज आकर वल्कन पर फायर अटैक करता है, लेकिन आग का वल्कन पर कोई असर नहीं होता और वो फिर अपने फायर आर्म से उस गॉब्लिन में एक बहुत ही जोरदार मुक्का मारती है, जिससे वो गॉब्लिन हरी आग में जलने लगता है और हमें पता चलता है कि ये वल्कन की एक एन्चेंटेड स्किल है। वो मैजिक एलिमेंट्स को अपने आर्मर की मदद से यूज कर सकती है। जो जानकर तामा सोचता है कि ये तो एक बहुत ही माहिर एडवेंचरर है। लेकिन तभी इन दोनों को कुछ आवाज आती है। इनके सामने एक और खड़ा हुआ है। यहाँ वल्कन आर्या को इस गॉब्लिन को मारने को कहती है, लेकिन यहाँ पर आर्या इस ऑर्क से बहुत घबरा रही है क्योंकि ये ऑर्क बहुत ही अश्लील मूड में है। अगर आर्या पकड़ी गई तो फिर तुम समझ रहे हो ना। लेकिन इसके बावजूद भी आर्या अपनी तलवारें निकाल लेती है और उस ऑर्क पर हमला करने जाती है। वो ऑर्क आर्या के हमले को रोककर उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी तामा आकर अपनी आयरन बॉडी का यूज करके उस हमले से आर्या को बचा लेता है। जिसके बाद आर्या उस ऑर्क की गर्दन काट देती है और तामा को शुक्रिया कहती है। और यहाँ वल्कन समझ चुकी है कि आर्या के अटैक्स में क्या कमी है। आर्या कहती है प्लीज मुझे सब कुछ बताओ ताकि मैं खुद को और ताकतवर बना सकूं। वल्कन कहती है तो इसके अगले फ्लोर पर जो मॉन्स्टर है वो तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट फ्लोर पर मिलता है इन्हें एक डी रैंक रोपर, लेकिन उसे देखकर ही आर्या परेशान हो जाती है। तामा के दिमाग में तो उन रोपर्स को देखकर ये ख्याल आने लगता है कि वो आर्या का क्या हाल करेंगे। वल्कन कहती है अब जाओ इनका सामना करो। जिसके बाद आर्या तेजी से उनकी ओर जाती है, लेकिन वो रोपर अपने मल्टीपल हैंड से आर्या पर हमला करने लगते हैं, जिस वजह से आर्या की एक तलवार उसके हाथ से गिर जाती है और उसके सामने दो रोपर्स थे। एक तलवार होने से अब आर्या की स्पीड और भी बढ़ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब आर्या उन रोपर्स के मल्टीपल हैंड्स का आसानी से सामना कर पा रही थी और यहाँ पर वल्कन सब कुछ बड़े ध्यान से नोटिस कर रही थी। जिसके बाद आर्या अपनी तलवार से इस रोपर पर सीधा हमला करने के लिए जाती है, लेकिन वो रोपर अपने हाथों से आर्या की तलवार को तोड़ देते हैं। सो तभी वल्कन आर्या की ओर एक खंजर फेंकती है और आर्या उस टूटी हुई तलवार और उस खंजर को एक साथ एक रोपर के पेट में मार देती है, जिससे उसका बहुत खून निकलता है
और वो रोपर मारा जाता है। और इसके बाद आर्या उस दूसरे रोपर के मल्टीपल हैंड्स अटैक से बचती हुई बहुत तेजी से उसके करीब पहुंच रही थी और वजन कम होने की वजह से आर्या की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्या बहुत ही तेजी से इस दूसरे रोपर के सभी हाथों को काट देती है, लेकिन इस वजह से इस रोपर का खून आर्या के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि आर्या की पूरी बॉडी पर एक चिपचिपा सा सफेद पदार्थ चिपकने लगता है। वहीं ये रोपर अपने सभी हैंड्स को रीजनरेट कर चुका है और अब आर्या फिर से इस पर हमला करने जाती है और वो इसके मल्टीपल हैंड अटैक से बचकर इसकी पूरी बॉडी को काट देती है। दूसरा रोपर भी यहाँ मारा जाता है और यहाँ आर्या को एक नई स्किल मिल चुकी है जिसका नाम स्लाइसिंग गील है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वल्कन सीधा आर्या की ओर जाने लगती है। तामा भी उसके पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन तभी तामा को एक आइडिया आता है और वो रोपर को खाने के बारे में सोचता है, लेकिन जब वो उसे खाता है तो उसका स्वाद भैया बहुत ही बुरा होता है। बेचारे के मुंह का पूरा स्वाद बिगाड़ दिया, लेकिन हाँ उसे इस रोपर की स्किल्स मिल चुकी हैं। लेकिन दूसरी ओर हम आर्या को बहुत गुस्से में देखते हैं। वो इस रोपर पर लगातार खंजर मारे जा रही थी, क्योंकि जैसा चिपचिपा पदार्थ इस रोपर ने आर्या की बॉडी पर डाला है वैसा करने का हक सिर्फ तामा को है। और ये देख वल्कन और तामा दोनों हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हम आर्या को देखते हैं जो कह रही थी कि मैंने ये बड़ी तलवारें अपने लिए इसीलिए चुनी क्योंकि स्वॉर्ड सैंड के पास भी ऐसी ही तलवारें थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इन तलवारों के लिए सही नहीं हूँ, बल्कि मेरे लिए ये खंजर ज्यादा बेहतर है। तामा यहाँ कहता है मैं जानता हूँ आप बहुत ताकतवर बनोगे मास्टर। वल्कन कहती है इन खंजरों के साथ तुम डंजन में और भी गहराई में जा सकती हो, लेकिन इससे पहले हमें एक छोटा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों एक ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ पर काफी पानी होता है, लेकिन यहाँ पर आर्या की नजरें उसके सामने मौजूद फिलोसोफर्स स्टोन पर जाकर टिक जाती हैं और ना जाने क्यों उसे अचानक ही उस दिन की याद आती है जब डीमंस ने उसके गांव पर हमला कर दिया था। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि आर्या ने अपने कपड़े उतार लिए हैं। हमारा तामा तो अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन तभी आर्या कहती है चलो तामा एक साथ नहाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि तामा बहन का इन दोनों के साथ उसी पॉन्ड में नहाने लगता है। तभी आर्या वल्कन से पूछती है कि उसकी पार्टी में किस तरह के एडवेंचरर्स हैं, लेकिन वल्कन बताती है कि उसकी पार्टी पूरी टूट चुकी है। पार्टी के कुछ मेल मेंबर्स ने फीमेल के साथ रात गुजार के उन्हें प्रेग्नेंट कर दिया। वैसे आर्या तुम्हें भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो एलिमेंटल कैट होते हैं वो दूसरी जात के क्रिएचर्स के साथ बच्चे पैदा कर सकते हैं। और ये जानकर तामा को बहुत बड़ा झटका लगता है। वल्कन कहती है जब तामा बड़ा होगा और उसका मन वो सब करने को करेगा तब कुछ भी हो सकता है कि वो तुम पर ही टूट पड़े। आर्या कहती है ये तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, और फिर वो तामा से कहती है कि तामा तुम जल्दी से बड़े हो जाओ, फिर हम दोनों। जो बात सुन ये दोनों शॉक हो जाते हैं। वल्कन कहती है तुम ये क्या बातें कर रही हो आर्या। जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्या और भी नीचे के फ्लोर में आती है जहां इन्हें सामने एक सी रैंक माइनोटॉर दिखता है और यहाँ पर आर्या अपने इन खंजर्स के साथ हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपनी स्पीड को बढ़ाकर तेजी से इस माइनोटॉर पर हमला करती है, लेकिन इसकी मजबूत बॉडी पर आर्या के कट्स का कोई असर नहीं होता। सो तभी वल्कन पीछे से आकर अपने हथौड़े से उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो माइनोटॉर अपनी शील्ड से वल्कन को ही दूर फेंक देता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि आर्या लगातार एक के बाद एक उस माइनोटॉर पर स्ट्राइक करने लगती है और इसी तरह वो इस माइनोटॉर की आंखों को जख्मी कर देती है, जिस वजह से ये माइनोटॉर चारों ओर हमले करने लगता है। उसके हमले से एक दीवार टूटकर काफी सारे पत्थर वल्कन के ऊपर गिरने लगते हैं। सो तभी तामा आकर अपने एक हमले से उन सभी पत्थरों को दूर फेंक देता है। आर्या कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया तामा, लेकिन शायद यहाँ वल्कन के दिल में तामा के लिए घंटी बजने लगी है। और इसके बाद आर्या माइनोटॉर की ओर जाकर उसकी छाती में ये दोनों खंजर गाड़ देती है, जिससे वो माइनोटॉर बहुत जख्मी हो जाता है और वहीं पर मर जाता है। आर्या कहती है कि आखिरकार मैंने एक सी रैंक मॉन्स्टर को हरा दिया, लेकिन दूसरी ओर वल्कन सोच रही थी कि इसने मेरी जान बचाई, ये कितना ताकतवर है। जिसके बाद वल्कन और आर्या इन मॉन्स्टर्स के कुछ बॉडी पार्ट्स को लेकर एडवेंचरर्स गिल्ड में आते हैं और यहाँ पर आर्नोल्ड ये जानकर बहुत खुश होता है कि आर्या को एक नई स्किल मिल गई है जिससे वो बहुत तेजी से स्लैशेस मार सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वल्कन और आर्या अपनी जीत का जश्न मनाती हैं। ये दोनों लड़कियां कुछ ज्यादा ही शराब पीती हैं और यहाँ आर्या वल्कन से कहती है
आज मेरी इतनी मदद करने के लिए शुक्रिया। वल्कन कहती है कि मुझे शुक्रिया मत कहो, मैंने वहां पर काफी सारे मटेरियल्स को इकट्ठा किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्या तामा को प्यार से खाना खिलाने लगती है। तभी वल्कन कहती है कैसा रहेगा अगर हम तीनों एक असली पार्टी बना लें, ऐसा करने से मैं बहुत आसानी से तामा के आर्मर्स को रिपेयर कर पाऊंगी। आर्या कहती है मैंने ये पहले कभी नहीं किया तो मुझे पता नहीं कि ये कैसे किया जाए, लेकिन मुझे भी लगता है कि इसमें बहुत मजा आएगा। तभी हम देखते हैं कि तामा आर्या का हाथ पकड़ के उसे वल्कन के हाथ पर रख देता है और भाई हो गई इनकी एक नई पार्टी फॉर्म। आर्या कहती है चलो अपनी पार्टी के नाम और शराब पीते हैं। वल्कन कहती है कि नहीं नहीं, जरा कम शराब पियो। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों कुछ इस प्रकार सो रहे हैं और ये बिल्ला यहाँ जन्नत के बीच में फंसा हुआ है। सोते हुए ये दोनों लड़कियां अजीब अजीब सी बातें कर रही हैं। वल्कन कहती है मैंने ये पहले कभी नहीं किया तो मुझे पता नहीं ये कैसे किया जाए। आर्या कहती है कि प्लीज तामा इतना तेजी से मत करो। और इसके बाद तामा अपना स्टेटस देखता है, उसके सेकंड फॉर्म का एवोल्यूशन रेडी है, यानी कि धीरे धीरे तामा इतना इवॉल्व हो जाएगा कि वो एक बेहमत बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर तामा इवॉल्व होने से मना कर देता है क्योंकि उसके पास ये चॉइस है कि वो इवॉल्व होना चाहता है या नहीं। वो आर्या के साथ रहना चाहता है, इसीलिए वो इवॉल्व नहीं होता। वो नहीं चाहता कि आर्या के साथ जो वो प्यारा वक्त गुजार रहा है वो कभी खत्म हो। वो हमेशा ऐसे ही अपना प्यारा वक्त गुजारना चाहता है। जिसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि आर्या तैयार होकर कहीं जा रही है, लेकिन तभी ये दोनों देखते हैं कि एक आदमी एक छोटी सी बच्ची को लाते मार रहा है क्योंकि वो बच्ची इससे टकरा गई थी। तभी इसका दूसरा साथी कहता है कि क्यों ना हम इस बच्ची को बेच दें, इसके काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। लेकिन तभी वहां आर्या आ जाती है और वहां पर तामा को देख ये एक आदमी घबरा कर कहता है कि अरे नहीं, ये तो वही एलिमेंटल कैट है जिसने सी रैंक एडवेंचरर कैसमैन को हरा दिया था। जो सुन ये दोनों कहते हैं अरे हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे थे, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। उनके जाने के बाद आर्या इस बच्ची को उठाती है और इससे उसका नाम पूछती है। वो अपना नाम लाला बताती है और यहाँ ये जानकर कि लाला के पेरेंट्स नहीं हैं, आर्या को दुख होता है। इसीलिए वो कहती है कि क्यों ना तुम मेरे साथ चलो लाला। जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्या लाला को अपने साथ ले आई है। वो एक चर्च में आती है। चर्च में जो दूसरे बच्चे थे वो आर्या को देख बहुत खुश हो जाते हैं और वो सभी आर्या को घेर कर कहते हैं क्या आप हमारे साथ खेलने के लिए आई हो, और ये लड़की कौन है। जिसके बाद आर्या यहाँ की सिस्टर से लाला का ख्याल रखने को कहती है क्योंकि लाला अनाथ है। और यहाँ हमें पता चलता है कि आर्या को जो भी अनाथ बच्चा मिलता है वो उसे चर्च में लेकर आ जाती है ताकि यहाँ पर ये बच्चे थोड़ी अच्छी जिंदगी गुजार सकें। और वो कई बार इन बच्चों से मिलने आती है। इन बच्चों के साथ वक्त गुजार कर लाला कहती है कि ये सभी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर तामा सोचता है मेरी मास्टर बहुत ही अच्छी हैं, मैं अपनी जी जान लगाकर अपनी मास्टर की हिफाजत करूंगा। जिसके बाद शाम के वक्त हम देखते हैं कि आर्या और वल्कन गिल्ड की ओर जा रहे होते हैं क्योंकि आर्नोल्ड ने इन्हें बुलाया है। और यहाँ पर तामा की नजरों के सामने बहुत अच्छे नजारे होते हैं क्योंकि वो पैदल चल रहा था। लेकिन जैसे ही ये तीनों गिल्ड में पहुंचते हैं वहां इनका स्वागत होता है और हमें पता चलता है कि आर्या अब एक सी रैंक एडवेंचरर बन चुकी है और आर्या को उसका ये बैज मिला है सी रैंक एडवेंचरर का, जो देख वल्कन और तामा बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी ये लोग कुछ आवाज सुनते हैं। गिल्ड में काफी सारे एडवेंचरर्स होते हैं, शायद से कोई इमरजेंसी क्वेस्ट आया है। तभी आर्नोल्ड बताता है सुनने में आया है कि पास ही के टाउन लेनार्ड में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं और ये काम डीमंस का है। जो सुन ये दोनों हैरान हो जाती हैं। तामा सोचता है कि क्या डीमंस, कहीं वो कोई बड़ी प्लानिंग तो नहीं कर रहे। आर्नोल्ड बताता है कि डीमंस बच्चों और जवान लोगों को किडनैप कर रहे हैं। जो सुन आर्या कहती है आर्नोल्ड तुम मुझे सब कुछ बताओ। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि गिल्ड में काफी ज्यादा चहल पहल हो रही थी क्योंकि एक इमरजेंसी क्वेस्ट आ चुका था। आर्नोल्ड इन्हें बताता है कि पास ही के टाउन लेनार्ड में लोग गायब हो रहे हैं और ये काम डीमंस का है। जो बात सुन तामा कहता है क्या डीमंस। वल्कन और आर्या भी ये बात सुन हैरान हो चुके थे। तभी आर्या कहती है मुझे इस बारे में और बताओ क्योंकि अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो ना जाने कितने लोगों की जानें जाएंगी। ये बात सुन वल्कन कहती है मैं भी इसमें तुम्हारा साथ दूंगी। जो सुन आर्नोल्ड इन्हें बताता है कि अभी की सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए इन्हें कुछ नाइट्स को ज्वाइन करना होगा। और तभी वहाँ एक बंदा आता है, इसका नाम कैड्रिक रीन है, जो इन्हें इस क्वेस्ट के बारे में बताएगा।
जिसके बाद हमें पता चलता है कि कैड्रिक ड्यूक का बड़ा बेटा है। और फिर हमें पता चलता है कि वल्कन कैड्रिक को पहले से जानती है। तभी आर्या कहती है, मिस्टर कैड्रिक, हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। वो कहता है, मुझे मिस्टर मत कहिए, हम जल्द ही साथी बनने वाले हैं। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि कुछ साल पहले इंसानों और डीमंस के बीच एक जंग हुई जिसे रैग्नारॉक नाम दिया गया। लेकिन यहाँ डीमंस का पकड़ा भारी हो रहा था। लेकिन फिर यहाँ आए वो महान हीरोज जिन्होंने पूरी बहादुरी से इन डीमंस का सामना किया। और उन हीरोज के बीच था एक जवान लड़का जिसे अब द ग्रेट मेज कहा जाता है। वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसका एक ही खतरनाक मैजिकल स्पेल हजारों डीमंस को खत्म कर देता। और इसी तरह डीमंस हार गए और फिर चारों ओर इन महान हीरोज का नाम हो गया। और उन्हीं हीरोज में से एक था कैड्रिक। अब प्रेजेंट में आर्या कहती है, मेरा एक सवाल है, आखिर हम तीनों इतने सारे डीमंस और मॉन्स्टर्स का सामना कैसे करेंगे? तभी आर्नोल्ड कहता है, तुम चिंता मत करो, कैड्रिक बहुत बहादुर है। जिसके बाद वो कैड्रिक से जाकर चिपक जाता है और फिर उसके हाथ को पकड़ के कहता है, कैड्रिक तुम कितने नॉटी हो। दोस्तों, इन दोनों को देखकर समझ जाओ, इनका रिश्ता वैसा है। अब फिर अगले दिन सुबह होते ही हम तामा को उसके न्यू आर्मर में देखते हैं। तभी आर्या तामा को उठाकर कहती है, चलो अब चलते हैं। लेकिन यहाँ तामा समझ चुका था कि आर्या बहुत नर्वस है और आखिर हो भी क्यों ना, ये लोग एक बहुत बड़े खतरे का सामना करने जा रहे हैं। तामा आर्या का मूड सही करने के लिए उसे चाटना शुरू कर देता है। जो देख आर्या कहती है, तुम मुझे चीयर अप करने की कोशिश कर रहे हो। एंड इसके बाद उसे शुक्रिया कहने के लिए आर्या उसे किस करती है, वो भी होठों पर। और अब यहाँ आर्या का ये प्यारा चेहरा देखकर तामा का दिल जोरों से धड़कने लगता है। लेकिन फिर वो कहता है, नहीं, मैं खुद पर इन विचारों को हावी नहीं होने दूंगा। जिसके बाद ये लोग इस टाउन से निकल जाते हैं टाउन ऑफ लेनार्ड जाने के लिए। कैड्रिक घोड़ा गाड़ी के बाहर था, वहीं अंदर कुछ और लोग थे। इस आदमी का नाम है डैनी और इस और का नाम है होवर्ड और इस लड़की का नाम है केनी और इसका नाम है मारिएटा। और ये चारों भी इन्हीं के ग्रुप का हिस्सा हैं। आर्या कहती है, मैं एक सी रैंक एडवेंचरर आर्या हूँ और ये है मेरा एलिमेंटल बिल्ला तामा। तामा को देख ये तीनों कहते हैं, ये कितना प्यारा बिल्ला है। जिसके बाद ये BKL तामा मैरिएटा के ऊपर बैठ जाता है और ये देख आर्या को दिल से खुशी होती है। तभी केनी कहती है, मारिएटा अब मेरी बारी है। अबे इस BKL तामा में ऐसा क्या है यार? लेकिन तभी अचानक घोड़ा गाड़ी रोकनी पड़ती है, जिस वजह से इनका बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है। अब इनके सामने काफी सारे ऑर्क आ चुके हैं। अब ये देख कैड्रिक डैनी को बुलाता है और इन सब का सामना करने सिर्फ डैनी बाहर निकलता है। वल्कन और आर्या बड़े ध्यान से ये देख रही थी। अगले ही पल में हम देखते हैं कि डैनी अपनी तलवार निकालकर एक ही बार में उन सभी ऑर्क को मार देता है। जो देख आर्या कहती है, वाह, अभी अभी इसने कौन सी स्किल का यूज किया? केनी बताती है कि डैनी ने किसी भी स्किल का यूज नहीं किया। यानी कि दोस्तों, डैनी बहुत ज्यादा ताकतवर है और हो भी क्यों ना रैग्नारॉक वॉर के महान हीरोज में से एक जो है। और ये देख तामा कहता है, ये तो बहुत ताकतवर है, इनके साथ दुश्मनों से लड़ने में बहुत मजा आएगा। अब रात होते होते ये लोग शायद उस टाउन तक पहुंच जाते हैं। एक आदमी कैड्रिक को बताता है कि काफी लोग गायब हो गए हैं। मैंने कुछ सोल्जर्स को उन खंडरों की ओर भेजा था जहां डीमंस रहते हैं, पर कोई भी वापस नहीं लौटा। तभी अचानक आर्या को याद आता है कि बचपन में उसके साथ डीमंस ने क्या किया था, वो उसे पकड़ने ही वाले थे। जिसके बाद वो आदमी कहता है, अब आप लोग ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं, चलिए आज रात आप आराम कर लीजिए। जिसके बाद हम इन सभी को एक आलीशान मेंशन में देखते हैं। ये एक साथ खाना खाने वाले हैं। तभी आर्या इनसे पूछती है कि आखिर इन सभी ने नाइट बनने का फैसला क्यों किया। डैनी बताता है कि उसका परिवार करीब था, इसीलिए कर्ज उतारने के लिए उसने मॉन्स्टर्स को मारना शुरू किया। होवार्ड के साथ भी यही हुआ। केनी अपनी बीमार बहन की दवाई के लिए पैसे जोड़ रही है और मैरिएटा एक नाइट इसीलिए बनी ताकि वो अपने पिता को गुलामी से आजाद कर पाए। ये सुन तामा कहता है, शायद से किसी ने सच ही कहा है, दर्द और परेशानी ही आपको ताकतवर बनाती है। आर्या कहती है, माफ करना, मैंने आप सभी से ऐसा सवाल पूछा। वो सब कहते हैं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तभी कैड्रिक कहता है, मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए मैं अपने परिवार का वारिस नहीं बन सका। इसीलिए आखिर में मैंने नाइट्स को ज्वाइन कर लिया और अब नाइट बनकर मुझे लोगों को मारने का मौका मिलता है। इसकी बात सुन ये तीनों हैरान हो जाते हैं और अब चलेगी तुम्हारी और मेरी, क्योंकि अब वक्त है नहाने का। अरे इन लड़कियों के साथ ये BKL तामा होता है ना,
अब इतनी प्यारी प्यारी लड़कियों के साथ ये बहन का मेरा मतलब प्यारा तामा नहाने वाला है। लेकिन तभी वल्कन को थोड़ा अजीब महसूस होता है क्योंकि तामा इनके साथ था, इसीलिए वो सोचती है कि मैं इस तामा के सामने निर्वस्त्र हो गई। लेकिन ये देखो, अब इसे मैं गाली ना दूं तो क्या करूं। और अब ये बिल्ला नहा रहा है, कहाँ बैठकर मैं दिखा नहीं सकता, वरना यूट्यूब समझा करो। और सच में इस वक्त ये बिल्ला स्वर्ग में ही है, बड़ा खुश हो रहा है। तभी मारियाटा और कैनी कहती हैं, तामा कितना अच्छा है, और देखो देखो कितना प्यारा है, उन्हें नहाते हुए देख रहा है। अरे ये मातर, अरे हमसे ज्यादा हवस तो इसकी आंखों में है। अब इस तरह नहाते हुए बाकी की लड़कियां आर्या से कहती हैं, अरे तुम्हारे तो यार ये बहुत बड़े हैं, देखो पानी में तैर रहे हैं। वो कहती है, मैं जानती हूँ कि इनसे कितना दर्द होता है, मेरे कंधे दर्द करने लगते हैं। लेकिन अब इनकी नजरों में शरारत नजर आने लगी है, जिसके बाद ये तीनों लड़कियां आर्या के ऊपर कूद पड़ती हैं उसे बॉडी मसाज देने के लिए। भाई मुझे शक है कि क्या हम लड़के ही लड़कियों के साथ जबरदस्ती करते हैं, लड़कियां एक दूसरे के साथ जबरदस्ती महसूस नहीं करती होंगी। अब लड़कियों के पारिवारिक तरीके से नहाने की वजह से जो भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें आ रही थी, वो इन ऋषि मुनियों की तपस्या को भंग कर रही थी। भाई ये भी सही से नहा नहीं पा रहे बेचारे। डैनी तो खड़ा होकर कहता है, चल बे हॉवर्ड चलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों दबे पांव से दूसरी ओर जाने लगते हैं। अब ये झाड़ियों में छुपते हुए आते हैं लड़कियों को देखने के लिए, लेकिन बहन का तामा आ जाता है और उन दोनों पर हमला करके उन्हें उड़ा देता है। देख रहे हो कितना बेकार है, खुद तो देख रहा है और दूसरों को देखने नहीं देता। भाई लिटरली मेरा इस एनिमे को एक्सप्लेन करने का मन नहीं कर रहा। जिसके बाद वो दोनों बेचारे आकर गिरते हैं मेंस बाथरूम में। अगले सीन में हम इन सभी को खंडरों की ओर जाते हुए देखते हैं। वहीं हम देखते हैं कि कोई शख्स एक मैजिक बॉल के जरिए इन सबको आते हुए देख रहा था। वो कहता है, वाह हमारा खाना खुद हम तक चलकर आ रहा है। जिसके बाद ये लोग जैसे ही इस खंडर के थोड़ा अंदर आते हैं, अचानक ही इनके सामने काफी सारे बेयर वुल्फ आ जाते हैं, सी रैंक मॉन्स्टर। सो तभी होवर्ड अपनी बड़ी सी शील्ड से इन सबको कुचाने लगता है। कैनी इनके मेन स्पॉट पर लात मारती है इन्हें। मैरिएटा भी यही करती है और तभी कैड्रिक अपनी तलवार से पल भर में ही 2 वेयरवुल्फ्स को काट देता है। जो देख वल्कन कहती है, कैड्रिक तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन यहाँ पर अभी भी काफी सारे बेयरवुल्फ्स हैं और इनका सामना करने के लिए बीकेएल तामा तैयार होता है। जैसे ही वो वेयरवुल्फ इसकी ओर आते हैं, तामा इनके ऊपर वाटर होलिंग अटैक करता है और ये वाटर अटैक एक भेड़िए के पेट में होल कर देता है और ऐसे ही वो बहुत सारे भेड़ियों को मारने लगता है। अब यहाँ तामा ने अकेले ही इतने सारे भेड़िए मार दिए होते हैं। जो देख ये लोग हैरान हो जाते हैं। वो शख्स जो इन्हें देख रहा था वो भी तामा के हमले देख हैरान था। अरे ये बिल्ला तो बहुत ताकतवर है, लेकिन हमारे पास इन्हें मारने के बहुत तरीके हैं और अगर ये मॉन्स्टर्स इन्हें नहीं मार पाए तब ये काम मैं खुद करूंगा। वहीं दूसरी ओर बाकी सब तामा की बहुत तारीफ कर रहे थे। ये एलिमेंटल बिल्ला तो बहुत ताकतवर है, तुम लोग जरा ध्यान से देखो, इस बिलोटे की आंखों में हवस नजर नहीं आ रही तुम्हें? ये क्यूट लगता है कहाँ से? और ये आर्या जैसी कौन सी लड़कियां होती हैं जो पिल्ले को देखकर उसके साथ वो करने का सोचती हैं? जिसके बाद हम देखते हैं कि इनके सामने एक और दरवाजा खुलता है और ये लोग एक नए कमरे में एंटर करते हैं। लेकिन तभी इनके सामने वो शख्स आता है। उसे देख कैड्रिक बाकी सबको रोक देता है और अब वो शख्स कहता है, मेरा नाम बैरल एस्तारोथ है, एक आखिरी बचा हुआ डीमन। डैनी कहता है, इंसानों से बदला लेने के लिए अब तुम टाउन ऑफ लेनार्ड को बर्बाद कर रहे हो। वो कहता है, हमारे महान सपने की ओर लेनार्ड तो बस एक छोटा सा कदम है। जिसके बाद वो कुछ मॉन्स्टर्स को बुलाता है। ये होते हैं ए रैंक ट्रोल मॉन्स्टर्स। अब क्योंकि ये मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं इसीलिए ये लोग अलग अलग जाने लगते हैं। लेकिन तभी एस्तारोथ अपने डिमोनिक मैजिक से एक बैरियर बना देता है। ये लोग बैरियर के दूसरी ओर नहीं आ पाते, लेकिन इन सब में से बस तामा ही दूसरी ओर आ पाया था। इसीलिए आर्या को अब तामा की चिंता होने लगती है। वहीं तामा कहता है, इस डीमन ने हमें अलग कर दिया, जिससे उसके लिए हमें हराना और भी आसान हो जाएगा। तभी एस्तारोथ कहता है, अब तुम सभी मरने वाले हो। तभी एक ट्रोल तामा पर हमला करने आता है। तामा उसके हमले से बचकर उस पर हमला करके उसका एक हाथ काट देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अगले ही पल में खुद को रीजनरेट कर लेता है और अब तामा चारों ओर से घिर चुका था। वहीं ये तीनों भी बॉर्डर के इस ओर आ चुके थे और इनके सामने भी ये मॉन्स्टर थे। लेकिन यहाँ कैड्रिक अपनी तलवार निकालता है और इसके बाद अपनी फुल पावर को रिलीज करता है। जिसके बाद वो पागलों की तरह हंसता हुआ इनकी ओर जाकर इन दोनों के पेट पर स्लैश मारता है और इस तलवार की ताकत से इनके वो जख्म जलने लगते हैं और ये दोनों यहीं मारे जाते हैं।
ये देख एस्तारोथ कहता है ये तो डार्क मैजिक है, लेकिन इसका इस्तेमाल तो सिर्फ ग्रांड मेज ही कर सकता है। कैड्रिक मुस्कुरा कर कहता है अब मजा आएगा। और यहाँ तामा एक ट्रोल के ऊपर रॉक अटैक करता है, लेकिन उसका वो जख्म तुरंत ही हील हो जाता है। इसीलिए तामा उनसे भागना शुरू करता है। वो सोचता है कि अगर वो यहाँ इवॉल्व हो जाए तो एक ही हमले में इन सबको खत्म कर सकता है, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो आर्या के साथ उसका सफर यहीं खत्म हो जाएगा। और इसीलिए तामा अभी इनके ऊपर फायर अटैक करके इन्हें जलाने लगता है और लगातार जलने की वजह से ये मारे जाते हैं। और तभी वल्कन पीछे से आकर एस्तारोथ पर हमला करती है। जैसे ही एस्तारोथ उसके हमले से बचता है, दूसरी ओर से आर्या आकर उस पर खंजर से वार करती है, लेकिन वो इस हमले को भी रोक लेता है। तभी वल्कन पीछे से अपने हथौड़े से इस पर हमला कर देती है, लेकिन वो इस हमले से भी बच चुका था। लेकिन वल्कन के हमले की वजह से अब उसके सामने काफी धूल उड़ने लगती है। और तभी आर्या अपनी सुपर स्पीड का यूज करके अपने खंजर को एस्तारोथ के सीने में घुसा देती है। और आर्या के इस हमले से हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा लाइट क्रिएट होने लगती है। एस्तारोथ कहता है ये नहीं हो सकता, ये ताकत तो। लेकिन तभी एस्तारोथ आर्या को एक जख्म देकर वहीं गिर पड़ता है। तामा तुरंत आर्या की ओर आता है, लेकिन तब तक आर्या वहां बेहोश हो जाती है, क्योंकि एस्तारोथ का वो हमला जहरीला था। तामा देखता है कि एस्तारोथ के खंजर पर जहर लगा था। तभी मरते हुए एस्तारोथ कहता है सिर्फ ये लड़की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत मरेगी, बस उनकी ताकत लौटते ही। और तभी वो पत्थर का बनकर वहीं टूटने लगता है। दूसरी ओर आर्या को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। जहर तेजी से उसकी बॉडी में फैल रहा है। कैड्रिक कहता है कि इतना तेज तो बस पॉइजन ड्रैगन का जहर ही फैलता है। हम देखते हैं कि ये लोग आर्या को लेकर तुरंत टाउन की ओर जाने लगते हैं, लेकिन आर्या को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और जब ये लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं उसके इलाज के लिए, तब वो बताता है कि अब इस लड़की के पास बस आधा दिन है। जो सुन सब हैरान हो जाते हैं। और वल्कन कहती है इस जहर का कोई तो एंटीडोट होगा। डॉक्टर कहता है पॉइजन ड्रैगन के जहर से आज तक कोई नहीं बचा और इसका बस एक तोड़ है। ये सब कहते हैं हम उसे बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। डॉक्टर बताता है कि पॉइजन ड्रैगन के जहर का तोड़ अर्थ ड्रैगन की आंख है, लेकिन इनके पास इतना वक्त नहीं होता कि ये एक ड्रैगन को ढूंढ सकें, और साथ ही उसे हराना भी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन तभी अचानक आर्या फिर से दर्द के मारे तड़पने लगती है। डॉक्टर कहता है अगर इसी तरह चलता रहा तो इसी तरह तड़पते हुए इस लड़की की मौत होगी। लेकिन तभी तामा यहाँ से कूदकर कहीं जाने लगता है, वो भी हवा में उड़ते हुए, ये याद करते हुए कि जब वो मरने वाला था तब आर्या ने उसकी जान बचाई थी और अब मेरी बारी है उसकी जान बचाने की, भले ही मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। वो चलते हुए अपने टाउन में आता है जहाँ पर वो डंजन है। वो तेजी से डंजन की गहराइयों में आता है, उसी जगह पर जहाँ पर शुरुआत में उसकी अर्थ ड्रैगन के साथ फाइट हुई थी। अर्थ ड्रैगन उसे वहाँ देख कहती है तुम यहाँ से भाग गए थे फिर वापस क्यों लौटे। तामा कहता है तुम्हें मारने के लिए। अर्थ ड्रैगन हंसते हुए कहती है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार दोगे, तुमने मेरी आंख फोड़ी है, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। वो कहता है हाँ मैं इस रूप में तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन। और फिर वो आर्या को अलविदा कहता है, जिसके बाद वो अपना इवोल्यूशन करता है और हम देखते हैं कि छोटा सा तामा यहाँ एक जाइंट बेहमत बन जाता है। और अब यहाँ तामा और अर्थ ड्रैगन के बीच एक घमासान युद्ध होने वाला है। तामा तुरंत ही अर्थ ड्रैगन पर टूट पड़ता है और एपिसोड 3 यहीं एंड होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि तामा बेहमत बन जाता है और अर्थ ड्रैगन पर हमला करता है, लेकिन उस अर्थ ड्रैगन को इससे कुछ नहीं होता और वो तामा की गर्दन पर काट लेती है और तामा यहाँ बेहोश हो जाता है। वो कहती है कितने बड़े होने के बाद भी तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाए, लेकिन असल में ये तामा की चाल होती है ताकि अर्थ ड्रैगन का ध्यान लड़ाई पे से हट जाए। और इसके बाद तामा फ्लेम एज नाम के एक अटैक से उस अर्थ ड्रैगन पर हमला करके उसकी दूसरी आंख भी फोड़ देता है और वो अर्थ ड्रैगन वहीं मारी जाती है। और तभी हम देखते हैं कि तामा का बेहमत रूप थोड़ा कमजोर हो जाने की वजह से वो फिर से नॉर्मल हो जाता है, जिसके बाद तामा उस अर्थ ड्रैगन को अपनी स्टोरेज में रख लेता है। वाह भाई क्या स्टोरेज है। जिसके बाद ये पंख निकाल कर यहाँ से जाने के लिए उड़ जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि आर्या के हाथ में वो जहर पूरी तरह से फैल चुका था। वल्कन भी यहाँ रो रही थी क्योंकि इसी तरह से चलता रहा तो आर्या की मौत कुछ घंटों में ही हो जाएगी। लेकिन तभी अचानक इन सभी को कुछ आवाज आती है और जब ये बाहर आकर देखते हैं तब इनकी आंखों के सामने अर्थ ड्रैगन होता है और उन्हें उस अर्थ ड्रैगन के ऊपर तामा दिखाई देता है।
लेकिन इनके पास इस वक्त ये सोचने का वक्त नहीं होता कि ये अर्थ ड्रैगन आया कहाँ से। इन्हें जल्द से जल्द आर्या का इलाज करना है। जिसके बाद तामा आर्या के पास आता है और इस वक्त आर्या को अपना पास्ट याद आ रहा है। जब वो 13 साल की थी तब डीमंस ने उसके गांव पर हमला कर दिया। वो यहाँ पर फिलोसोफर्स स्टोन को ढूंढने आए थे, लेकिन वो वहाँ मौजूद इंसानों को मार भी रहे थे। तभी अचानक कुछ डीमंस की नजर आर्या पर पड़ जाती है। डीमंस को अपनी आंखों के सामने देख आर्या बहुत डर जाती है, लेकिन जैसे ही वो डीमंस आर्या की ओर बढ़ते हैं तभी वहाँ एक सच्ची का एलिमेंटल बिल्ला आ जाता है और वो अपने हमले से इन डीमंस को रोकता है। और दोस्तों, यही वो पल था जब आर्या को बिल्लियों से प्यार हो गया और प्रेजेंट में वो होश में आकर इस तामा को ही प्यार से देखे जा रही है। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि आर्या की जान अब खतरे से बाहर है और ये बात जानकर ये सभी बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद ये लोग अपने टाउन में वापस आ जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि आर्नोल्ड को आर्या की बहुत चिंता हो रही थी। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आर्या अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, इसीलिए वो अपने घर पर आराम ही करती है। लेकिन रात के वक्त तामा डंजन में आता है और सोच रहा है कि उसका एवोल्यूशन काम कैसे करता है। क्या उसके एवोल्यूशन की कोई टाइम लिमिट है? साथ ही अर्थ ड्रैगन को हराने के बाद उसकी एवोल्यूशन स्किल गायब हो गई है। साथ ही उसे अर्थ ड्रैगन की कुछ नई स्किल्स भी मिली हैं और वो यहाँ इन्हें ही ट्राई करने आया है। तभी उसके सामने एक माइनोटॉर आता है और वो तामा पर हमला कर देता है। तामा उसके हमले से बचकर उसके पीछे जाकर उस पर ड्रैगन क्लॉ से हमला करता है और इस हमले से उस माइनोटॉर की पीठ फट जाती है। जिसके बाद तामा उस पर ड्रैगन फैंग से हमला करता है। इसमें एक ड्रैगन का मुंह बनता है और वो उस माइनोटॉर को दबा जाता है और इसी तरह वो माइनोटॉर यहाँ मारा जाता है और तामा के सामने गिर पड़ता है। अब एक ड्रैगन की स्किल्स को चेक करने के बाद वो लायन फैंग नाम की अपनी नई ब्लेसिंग को भी चेक करने वाला था, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसकी ओर कुछ आ रहा है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये एक लड़की है। तामा देखता है कि इस लड़की के पास तामा का आर्मर होता है जो अर्थ ड्रैगन की गुफा में बेहमत का रूप लेने पर टूट गया था। और वो लड़की तामा के पास आकर कहती है, अरे तुम तो फिर से इस छोटे रूप में आ गए। तामा सोचता है कि क्या ये मुझे जानती है, ये है कौन? वो लड़की कहती है, मुझे तुमसे सिर्फ एक चीज चाहिए, तुम मेरे साथ रात गुजारो। ये बात सुन तामा घबराकर भागना शुरू कर देता है। वो लड़की उसके पीछे आते हुए कहती है, नहीं तुम मेरे साथ रात गुजारोगे, कहाँ जा रहे हो? बेचारा तामा यहाँ फंस चुका है। अबे ये लड़की है कौन? तामा भागते हुए आकर एक छोटी सी चट्टान के बीच में छुप जाता है। वो लड़की तामा को निकालने के लिए हाथ डालती है, लेकिन तामा तक उसका हाथ पहुँचता नहीं है। तामा उससे घबराकर भागना शुरू कर देता है। तभी वो लड़की कहती है, जितना चाहे भाग लो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। जिसके बाद तामा वापस घर पर आ जाता है और इसके बाद बिस्तर पर आकर कंबल के नीचे जाकर अपनी पसंदीदा जगह पर चिपक जाता है, ये सोचते हुए कि आखिर वो लड़की थी कौन। लेकिन फिर वो सो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि आर्या तामा को ये प्यारे कपड़े पहनाती है क्योंकि आज ये लोग पिकनिक पर जाने वाले हैं। जिसके बाद ये लोग जंगल में आते हैं और यहाँ कुछ बेरीज तोड़ते हैं और यही एक बहुत अच्छी जगह पर खान पान के लिए बैठ जाते हैं। आर्या तामा को ये बेरीज खिलाती है और कहती है, मुझे पता चला कि अर्थ ड्रैगन की बॉडी जब अचानक ही मेंशन के सामने आ गई तब उस बॉडी के ऊपर तुम थे, बहुत ज्यादा थके हुए। जिसके बाद वो तामा को देख हंसने लगती है और अगले सीन में वहीं लेटकर तामा से कहती है, हर बार मेरे आसपास के सभी लोग मुझे बचाते हैं, चाहे वो तुम हो या वल्कन या कैड्रिक की कंपनी या कोई और। जिसके बाद वो तामा को अपने पास्ट के बारे में बताती है। उसे डीमन से बचाने के लिए उसके पास वो एलिमेंटल बिल्ला आ गया था और जब ये डीमंस उस बिल्ले पर हमला करने जाते हैं तभी कोई आकर इन्हें खत्म कर देता है। ये आर्या की हीरो होती है। वो उससे कहती है कि अब तुम सेफ हो। जिसके बाद वो बाकी के डीमंस को मारने के लिए चली जाती है और आर्या बस उसे देखती रह जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्वॉर्ड सेंट ने अकेले ही सभी डीमंस को हराकर ल्यूमिनस ब्लेज को बचा लिया। जिसके बाद ये सभी टूटी हुई चीजों की मरम्मत करते हैं और फिर एक दिन आर्या इतनी बड़ी हो जाती है कि वो अपना घर छोड़कर स्वॉर्ड सेंट के रास्ते पर चल पाए। अलविदा कहते हुए आर्या की माँ उसे सीने से लगाती हैं और कहती हैं, अपना ख्याल रखना आर्या। जिसके बाद आर्या यहाँ से चली जाती है और अब वो कहती है, मैं एक ऐसी वॉरियर बनना चाहती थी जो दूसरों की हिफाजत कर पाए। लेकिन तभी ये BKL तामा आर्या को प्यार जताने लगता है। वो कहती है, तुम फिर से मुझे चीयर अप कर रहे हो, ये बताते हुए कि अस्तारत को मैंने हराया था। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अस्तारत को इसने हराया था। फिर आर्या मनगढ़ंत कहानी बना लेती है कि हाँ,
उसने ही एस्तारोथ को हराया था और इस इल्यूजनरी स्टोरी में उसका साथ देने के लिए वो तामा को शुक्रिया कहती है। अगले सीन में हमें वल्कन का घर दिखाया जाता है। आर्या यहाँ आती है और हम देखते हैं कि वल्कन ने आर्या के लिए उसका नया आर्मर बना लिया है और इसमें तामा का भी नया आर्मर था, क्योंकि हाल ही में डीमन एस्तारोथ को हराने की वजह से आर्या को काफी बड़ा इनाम मिला और उन्हीं पैसों से उसने अपने और तामा के लिए नया आर्मर बनवाया है। ये आर्मर वल्कन ने आर्या की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए बनाया है। अब भाई तुम देखो कि ये कैसा आर्मर है। मुझे समझ नहीं आता कि हमलों से बचेगी कहाँ से ये। भाई आर्मर का मतलब होता है जो तुम्हें हमलों से बचाए। भाई कौन से हमले बचेंगे इससे। आर्या को ये आर्मर बहुत हल्का लगता है। अरे इससे अच्छा तो ये है मोहतरमा कि आप कुछ पहनो ही ना। अरे इससे अच्छा मैं ओवरफ्लो एक्सप्लेन कर देता यार, क्योंकि वो देखने में अच्छा है और इस एनिमे में सिर्फ और सिर्फ बकचोदी हो रही है। जिसके बाद आर्या वल्कन के साथ डंजन में आती है और तभी हम देखते हैं कि तामा अचानक ही रुककर इन दोनों के ऊपर लायन किंग की ब्लेसिंग का यूज कर देता है, जिससे इन दोनों भड़वियों को कुछ होना। आर्या कहती है तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी तामा, शुक्रिया तामा। जिसके बाद वो तामा को इस तरह सहलाने लगती है। जिसके बाद ये लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तभी इनके सामने एक गॉब्लिन आ जाता है। उसे देख ये रुक जाते हैं और फिर आर्या तेजी से उसकी ओर भागती है, लेकिन सुपर स्पीड का यूज किए बिना। अब वो पहले से बहुत ज्यादा तेज हो गई है। वो उस गॉब्लिन पर एक हमला करती है, जिससे उस गॉब्लिन का सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है। वो कहती है मेरे मूव्स पहले से ज्यादा फास्ट हो गए हैं। इतना बढ़िया आर्मर बनाने के लिए शुक्रिया वल्कन। वल्कन कहती है इसमें सिर्फ मेरे आर्मर का हाथ नहीं है, बल्कि तामा ने जो हमारे ऊपर किया था उसकी वजह से है। लेकिन तभी अचानक आर्या के सामने वही मोहतरमा आ जाती है और ये कहती है तुम मुझे मिल गए मेरे प्यारे। उसे देख तामा के होश उड़ जाते हैं। ये दोनों कहती हैं कि ये कौन है, कोई एडवेंचर तो नहीं लगती। आर्या इससे पूछती है कि तुम कौन हो। ये कहती है मैं अंधकार से पैदा हुई हूँ, मेरा कोई नाम नहीं है। लेकिन ये दोनों इतनी महान होती हैं कि इन्हें ये लगता है कि इस लड़की की याददाश्त चली गई है, ये अपना पास्ट भूल गई और यहाँ ये तामा के साथ वो सब करने के लिए मरी जा रही है। जो देख इन दोनों को लगता है कि इस लड़की का मानसिक संतुलन हिल गया है। अरे ये आर्या खुद एक बिल्ली के साथ वो सब करना चाहती है, इसका मानसिक संतुलन सही है क्या। जिसके बाद आर्या कहती है कि तामा अभी बहुत छोटा है, वो ये सब नहीं कर सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तामा BKL आर्या के ऊपर चढ़ के इन्हीं के बीच घुस जाता है। ये मोहतरमा हैरान होती है कि क्या इसने उस ताकतवर को अपना पेट बना रखा है। तभी यहाँ आर्या कहती है अगर तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह ना हो तब तुम मेरे यहाँ चल सकती हो, क्योंकि उसे लगता है कि इसकी याददाश्त जा चुकी है। अब ये बेचारी अबला नारी कहाँ जाएगी, क्या करेगी। हो सकता है कि कोई इसे अपना गुलाम बना ले। वैसे इसके पीछे ना ये दोनों भी गुलामी करने के लायक ही हैं। जो सुन मोहतरमा कहती है अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तब क्या मैं इस ताकतवर के साथ रह पाऊंगी। आर्या कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन बेचारा तामा घबराया हुआ था। काय का बेचारा BKL। सो आर्या कहती है कि घबराओ मत, मैं इसे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने दूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये मोहतरमा इन्हीं के साथ आर्या के घर की ओर जा रही हैं, लेकिन इनका कोई नाम नहीं है और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन्हें किस नाम से बुलाया जाए। जो सुन आर्या कहती है तो स्टेला कैसा रहेगा, मेरे होम टाउन में इस नाम का मतलब खूबसूरत होता है। तामा सोचता है कि अच्छे नाम रखने में मेरी मास्टर का तो कोई जवाब ही नहीं है। ये मोहतरमा कहती है स्टेला ठीक है, आज से मेरा नाम स्टेला है। अगले सीन में भाई वही इन सबका नहाना धोना। यहाँ पर आर्या स्टेला को नहला रही थी। स्टेला खुद को बिल्कुल साफ देखकर बहुत खुश होती है, इसीलिए वो साबुन को देखकर कहती है कि ये जादुई स्टोन क्या है। वल्कन कहती है कि हमारे यहाँ उसे साबुन कहते हैं। और जिसके बाद स्टेला गर्म पानी में जैसे ही अपना पैर रखती है, इससे उसे बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद वो पानी में कूद ही पड़ती है और ऐसा करके उसे बहुत अच्छा लगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्या इस BKL तामा को लेकर उसे नहलाना शुरू करती है। जो देख स्टेला कहती है मैं भी उसे नहलाना चाहती हूँ। आर्या कहती है इसकी मालिक होने के नाते मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, ये काम सिर्फ मेरा है। अब स्टेला यहाँ कुछ नहीं कर सकती। अगले सीन में हम आर्या के घर में स्टेला को सोते हुए देखते हैं, लेकिन तभी तामा की आंख खुलती है। उसके दिमाग में स्टेला की आवाज आ रही थी। वो सामने देखता है कि स्टेला उसके सामने है। वो कहती है कि तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो, मुझे मारते वक्त तुमने चिल्लाकर कुछ शब्द कहे थे। तामा सोचता है कि मैंने इसे कब मारा, ये तो मेरी आंखों के सामने जिंदा है। स्टेला कहती है कि क्या मैं तुम्हें याद नहीं, उस डंजन में हम 2 बार लड़ चुके हैं। और अब तामा को समझ आता है कि स्टेला असल में अर्थ ड्रैगन है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जब स्टेला एज अ अर्थ ड्रैगन अंधकार से पैदा हुई, तब वो ये बात जानती थी कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है।
और उसका सामना कितने ही ताकतवर मॉन्स्टर्स से क्यों ना हो, वो बहुत आसानी से उन्हें हरा देती। और इसी तरह उसका मुकाबला करने के लिए कोई नहीं बचा। लेकिन फिर उस दिन तामा उसकी गुफा में आया और चिल्लाते हुए खुद को इवॉल्व करके वो जाइंट बेहमत बन गया और उसने अर्थ ड्रैगन को हरा दिया। पहली बार अर्थ ड्रैगन ने अपनी पूरी जिंदगी में हार का सामना किया था। मरते हुए वो कहती है, अगर मैं फिर से पैदा हुई तब मैं उस ताकतवर को जरूर ढूंढूंगी। और इसी तरह ईश्वर उसे एक और मौका देते हैं। तामा के हाथों मरने के बाद जब उसकी आंख खुलती है, वो उस टेंशन की अपनी ही गुफा में थी। उसे समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि उसके साथ हुआ क्या है। वो एंशिएंट रीइंकार्नेशन स्किल की वजह से फिर से पैदा हुई है और यहाँ उसके सामने सिर्फ तामा का आर्मर था, जिसके बाद वो वहीं पड़े किसी मरे हुए शख्स के कपड़े पहन लेती है और तामा को ढूंढने के लिए निकल जाती है। ये बात सुन तामा कहता है, क्या रीइंकार्नेशन? तो यहाँ तुम मुझसे बदला लेने आई हो? वो कहती है, नहीं, अब मेरा तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है। तामा पूछता है, तो क्या चाहती हो तुम? वो कहती है, तुम एक लौते ऐसे मेल हो जो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद वो तामा के ऊपर कूदते हुए कहती है, मुझे तुम्हारा पवित्र जल चाहिए। जो सुन बेचारा तामा घबरा जाता है, लेकिन अगले ही पल में आर्या उठकर तामा को ले लेती है और आर्या को जगा हुआ देख स्टेला तुरंत ही एक कोने में जाकर बैठ जाती है। यहाँ आर्या कहती है, तुम्हें इस तरह से वायलेंट नहीं होना चाहिए। तामा बहुत घबरा गया है और इसके अलावा तामा सिर्फ मेरा है, मैं उसे तुम्हें नहीं दूंगी। ओ मेरे प्यारे तामा, अब तुम डरो मत, मैं हूं ना, चलो सो जाओ। अब इस बार स्टेला हार मान लेती है और फिर वहीं आकर लेट जाती है और टेलीपैथी के जरिए तामा से कहती है, देखो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत 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 ज्यादा प्यार। उसे देखते हुए तामा कहता है, ये इंसान जैसी दिख रही है पर ये असल में एक ड्रैगन है। अब हमारे घर पर एक असली मॉन्स्टर है। और दोस्तों यही एपिसोड 4 एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करते जाना, कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, चाहो तो हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर लो। मैं मिलता हूँ जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।